व्हिटेकर का वर्गीकरण भाग एक। हम चर्चा कर रहे थे कि जब हम जीवों के बीच समानता का पता लगाने की कोशिश करते हैं ताकि हम उन्हें विभिन्न वर्गों, समूहों, क्षेत्र या प्रजाति में रखकर उनका अध्ययन कर सकें, इस विभाजन को वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। वर्गीकरण जीवों की एक विस्तृत विविधता के अध्ययन को आसान बनाता है। वर्गीकरण वह उपकरण है जिसके द्वारा किसी भी जीवित रूपों की महान विविधता का वर्णन होता है। हमारे सामने वर्गीकरण एक नज़र में सभी जीवन रूपों की एक तस्वीर प्रस्तुत करता है। जीवों के विभिन्न समूहों के बीच अंतर संबंधों को समझने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। पर क्या आप सभी जानते हैं, अरस्तु को प्राणी शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है, जिसने पहली बार जानवरों को दो समूहों में वर्गीकृत किया था। जानवर जो उड़ सकते हैं, जो हवा में रहते हैं, या उड़ने में असमर्थ जानवर जो जमीन या पानी में रहते हैं। अरस्तु के वर्गीकरण का मुख्य दोष यह था कि सभी अलग अलग जीवों को उन्होंने एक ही समूह में रखा था और समान जीवों को अलग अलग समूहों में रखा था। प्रबाल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क समुद्र में रहने वाले प्राणियों से अलग हैं। इसलिए यह तय करने की आवश्यकता है कि जीवित जीवों को वर्गीकृत करने के लिए किन विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिए। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। कोशिका संरचना, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, स्वपोषी या विषमपोषी, संगठन का स्तर और शारीरिक बनावट। यह माना जाता था कि वर्तमान जीवित प्रजातियां 2 शताब्दी पहले पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। हम सभी जानते हैं कि प्रजातियों में उत्पत्ति और विविधता को विकासवाद के आधार पर समझाया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजातियां धीरे धीरे बदलती गईं। समय के साथ पौधे और जानवरों के विभिन्न समूहों का विकास हुआ। परिणाम स्वरूप कई विभिन्न प्रजातियां विकसित हुईं, जिनमें से प्रत्येक ने विशेष पर्यावरण के लिए खुद को अनुकूलित किया। विकास विभिन्न प्रजातियों के बीच समानता की भी व्यवस्था करता है। यह इस कारण से है कि सभी प्रजातियां वंश से संबंधित हैं, जिनके पूर्वज एक समान हैं। इसलिए विभिन्न रूपों की एक ही पैतृक प्रजाति से विकास की प्रक्रिया, जो कुछ अलग आवासों में रहती है, अनुकूली विकिरण कहलाती है। विकास के क्रम में हम देखते हैं कि जीवों के कुछ समूहों के शरीर की प्राचीन संरचना है जो बहुत अधिक नहीं बदली है। इन जीवों को आदिम या निम्न जीव के रूप में जाना जाता है, जबकि जीवों का एक और समूह है जिसने विकास के दौरान अपने शरीर के बनावट को हासिल कर लिया है। उन्होंने उन्नत या उच्चतर जीव के रूप में जाना जाता है। हम जीवन रूप की विविधता को परिभाषित कर सकते हैं, जिसे जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। विभिन्न जीव पर्यावरण को साझा करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रजातियों का स्थिर समुदाय अस्तित्व में आता है। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच पृथ्वी के गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जैव विविधता में समृद्ध हैं। इसलिए इसे मेगा डाइवर्सिटी कहा जाता है। अनुकूल जलवायु परिस्थितियों की उपस्थिति के कारण जैव विविधता कुछ देशों में केंद्रीभूत है। जैव विविधता का लगभग 50% ऑस्ट्रेलिया,
ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू और जायरे देशों में पाया जाता है। कुछ प्रख्यात जीव विज्ञानी जैसे अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट हुइटेकर और कार्ल बोस ने सभी जीवित जीवों को व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया, जिसे जगत या किंगडम कहा जाता है। व्हिटेकर का वर्गीकरण भाग 2। जीवन रूपों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित है। सभी जीवों को 5 प्रमुख जगत में वर्गीकृत करने के लिए जिन प्रमुख विशेषताओं पर विचार किया जाता है वे हैं प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बना होना और एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होना। रॉबर्ट हुइटेकर ने 1969 में 5 जगत प्रणाली का प्रस्ताव रखा, जो एक लोकप्रिय मानक बन गया और कुछ के साथ अभी भी संशोधन किया जा रहा है, जो नई बहुजगत प्रणाली के लिए आधार बनाता है। मुख्य रूप से पोषण में अंतर पर आधारित है। उनके प्लांटी ज्यादातर बहुकोशिकीय स्वपोषी थे। उनके एनिमिलिया बहुकोशिकीय विषमपोषी थे। उनके कवक बहुकोशिकीय मृतजीवी थे। शेष 2 जगत प्रोटिस्टा और मोन्ड्रा में एक कोशिकीय और सरल कोशिकीय समूह वाले शामिल थे। बाद में कार्ल बोश ने अपने वर्गीकरण में मोन्ड्रा जगत को 2 भागों में बांट दिया, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। सभी जीवों को विभिन्न स्तरों में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है, जैसे जगत, फाइलम, पादप, डिवीजन, जंतु, वर्ग, गण, कुल, वंश तथा जाति। किंगडम मोन्ड्रा की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें केंद्रक झिल्लियों का अभाव होता है, जिनमें शामिल नहीं है प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया तथा फ्लैजेला में। सभी एकल कोशिका वाले यूकैरियोट्स तथा प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। प्रोटिस्टा का संगठन सरल है, वे एक कोशिकीय हैं या विशेष ऊतकों के बिना भी बहुकोशिकीय हैं। फंगी जगत में बहुकोशिकीय विषमपोषी तथा अपघटक हैं, जैसे ईस्ट, म्यूकर तथा एगेरियस। ये विषमपोषी कवक हैं तथा ये मृतजीवी या परजीवी हो सकते हैं। पौधे जीवित प्राणियों के प्लांटी जगत से संबंधित हैं। पादप कोशिकाओं में प्रमुख क्लोरोप्लास्ट के साथ यूकैरियोटिक संरचना होती है और कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है। नाम पद्धति जीवों अर्थात पौधों तथा जानवरों के नामकरण की प्रणाली है। नाम पद्धति की आवश्यकता है क्योंकि सामान्य नाम केवल स्थानीय जीवों को अध्ययन करते हैं तथा पूरी पृथ्वी के पौधों और जानवरों का अध्ययन नहीं करते हैं। प्लांटी जगत भाग 1। हम सभी प्रकृति में पौधों की एक विस्तृत विविधता देखते हैं। हम यह भी जानते हैं कि पृथ्वी पर पौधों की लगभग आधी मिलियन प्रजातियां हैं। पौधे प्लांटी जगत से संबंधित सजीव जीवधारी हैं।
पादप कोशिकाओं में प्रमुख क्लोरोप्लास्ट के साथ यूकैरियोटिक संरचना होती है और कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। इस जगत के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। ज्ञात पौधे के वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा पौधों की लगभग 3,50,000 मौजूदा प्रजातियों की पहचान की गई है, जिन्हें बीजीय पौधे, ब्रायोफाइटर्स, फर्न तथा फर्न सहयोगी के रूप में चिन्हित किया गया है। इनमें परिचित हैं जैसे पेड़, साग, झाड़ियाँ, घास, लताएं तथा हरे शैवाल। हरे पौधे, जिन्हें कभी कभी विरिडी प्लांटे भी कहा जाता है, अपनी अधिकांश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा सूर्य से प्राप्त करते हैं। कुछ सदस्य आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं, जैसे कीटभक्षी पौधे या परजीवी। ब्लैडरवार्ट और वीनस फ्लाईट्रैप कीटभक्षी पौधे के उदाहरण हैं और खसखटा एक परजीवी है। किंगडम प्लांटे को पहले स्तर पर विभिन्न डिवीजनों में इस तथ्य के अनुसार विभाजित किया गया है कि पौधे के शरीर अच्छी तरह से विभेदित तथा विशिष्ट घटक वाले हैं। प्लांटे जगत को इस तथ्य के अनुसार विभिन्न प्रभागों में विभाजित किया गया है कि विभेदित पौधों के शरीर में पानी और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष ऊतक होते हैं। प्लांटे जगत को आगे बीज धारण करने की क्षमता और क्या बीज फलों के भीतर संलग्न है के अनुसार विभिन्न प्रभागों में विभाजित किया गया है। प्लांटे जगत को आगे 2 भागों में विभाजित किया गया है, क्रिप्टोगैम के बीजाणुओं या छिपे हुए प्रजनन अंगों में। थैलोफाइटस, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स बीज के साथ फंड्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म इस भाग के अंतर्गत ही आते हैं। थैलोफाइट ग्रीक शब्द थैलस से बना है, अर्थात जड़, तना तथा पत्तियों के बिना पौधों का शरीर, और फाइटा अर्थात एक पौधा। इसलिए पौधों में अच्छी तरह से विभेदित शरीर का डिजाइन नहीं होता है। इस पौधों के समूह को सामान्यतः शैवाल के नाम से जाना जाता है। प्लांटे जगत भाग 2। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पौधे मौजूद हैं। हम यह भी जानते हैं कि पृथ्वी पर पौधों की लगभग आधी मिलियन प्रजातियां हैं। पौधों को विभाजित किया गया है शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। चलिए प्लांटे जगत के बारे में कुछ बातें जानते हैं। ब्रायोफाइटा ग्रीक शब्द से लिया गया है, जहां ब्रायो अर्थात काई, फाइटा यानी पौधा। तो पौधों के शरीर को आमतौर पर तना तथा पत्ती जैसी संरचनाओं को बनाने के लिए विभाजित किया जाता है। इस समूह के पौधों को उभयचर के नाम से भी जाना जाता है। पानी तथा खनिजों के संचालन के लिए कोई विशेष ऊतक नहीं होते हैं। कुछ उदाहरण हैं फ्यूनेरिया, मार्केंसिया,
रिक्सिया और एंथोसेरस। उसी तरह पेट्रिडोफाइटा ग्रीक शब्द से लिया गया है, जहाँ पेट्रिस यानी फर्न, फाइटा यानी एक पौधा। इसलिए पौधों के शरीर को आमतौर पर जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित किया जाता है। पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पानी और खनिजों के संचालन के लिए विशेष ऊतक होते हैं। कुछ उदाहरण हैं, जैसे मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, इक्विसिटम, एजोला, एडियंटम और ड्रायोप्टेरिस। उसी तरह जिम्नोस्पर्म ग्रीक शब्द से लिया गया है। जिम्नो अर्थात नग्न और स्पर्मोस यानी बीज। जिम्नोस्पर्म सबसे प्राचीन पौधे हैं और उनके बीज सरल तथा नग्न होते हैं, यानी बीज के अंदर एक फल के अंदर संलग्न नहीं होते। ये आमतौर पर सदाबहार, बारहमासी और लकड़ी के पौधे होते हैं। ये दो समूहों में विभाजित होते हैं, साइकेड और शंकुधर। कुछ उदाहरण हैं, जैसे गिंगो, असाखिया या साइकस, साकिब या पाइनस। प्लांटे जगत भाग 3। एंजियोस्पर्म ग्रीक शब्द से लिया गया है। एंजियो अर्थात घेरा या ढक्कन, स्पर्मोस यानी बीज। एंजियोस्पर्म अत्यधिक विकसित पौधे हैं और वे बीज पैदा करते हैं जो फल के भीतर संलग्न होते हैं। प्रजनन अंग एक ही फूल में एकत्रित होते हैं, अतः इन्हें पुष्पीय पौधे भी कहा जाता है। पौधे के भ्रूण में बीजपत्र होते हैं। ये बीजपत्र पत्ती की तरह होते हैं, इसलिए इन्हें बीजीय पत्ते के रूप में जाना जाता है। पौधे के बीजों में मौजूद बीजपत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे मोनोकोटिलेडन्स, मोनो अर्थात एक, डाइकोटिलेडन्स, डाई अर्थात 2। कुछ उदाहरण हैं, जैसे पाइसम, मटर, सोलनम, आलू, रोजा, गुलाब, फाइकस, बरगद, मेलिया, नीम, मेलस, सेब, मैंजिफेरा यानी आम। एनिमेलिया जगत परिचय। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अधिकांश जानवर गति करते हैं। उनके आवास के आधार पर 3 प्रकार के जानवर हैं, जैसे जलीय, उदाहरण मछली, स्थलीय, जैसे सरीसृप, स्तनधारी, वायवीय, जैसे पक्षियाँ उनके आवासों के आधार पर। संगठन के स्तर पर जानवर होते हैं कोशिकीय संगठन वाले, जैसे स्पंज, ऊतकीय संगठन वाले, जैसे सिलेंट्रेटा, सम्मित के अनुसार अरीय सम्मित वाले, जैसे स्पंज, सिलेंट्रेटा और एकाइनोडर्मेटा, द्विपार्श्व सम्मित वाले, जैसे नेमाटोड, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा और वर्टिब्रेटा। असम्मिति के अनुसार घोंघा। शारीरिक गुहा के आधार पर जानवर हैं अप्रगुही, जैसे सिलेंट्रेटा और चपटे कृमि। कूट प्रगुही के अनुसार
नेमाटोड्स और रोगाणुओं की परत की उपस्थिति के अनुसार जानवर द्विकोरिक जैसे स्पंज और सिलेंट्रेटा और त्रिकोरिक जैसे चपटे कृमि। एनिमेलिया जगत भाग 1। जानवर बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स होते हैं तथा विषमपोषी पोषक, गतिशील तथा संवेदनशील होते हैं। वे एनिमेलिया जगत के अंतर्गत आते हैं। जंतु कोशिकीय स्तर, ऊतक स्तर या अंग स्तर के संगठन जैसे हो सकते हैं। जंतुओं का शरीर असममित जैसा, अरीय सममित जैसा या द्विपार्श्व सममित जैसा हो सकता है। प्रारंभिक विकासात्मक अवस्था में जर्म परतों की संख्या के आधार पर वे द्विकोरिक या त्रिकोरिक हो सकते हैं। जानवर हो सकते हैं अगुहीय, कूटगुहिक और प्रगुहिक। अब हम कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और विभिन्न फाइलम का उदाहरण देखेंगे। एनिमेलिया जगत के बारे में कुछ बातें जानते हैं। एनिमेलिया जगत 10 फाइलम में विभक्त है, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमाटोड, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और कशेरुकी। क्या आप जानते हैं ग्रीक शब्द से लिया गया है शब्द पोरीफेरा, जहां पोरस का मतलब है छिद्र और फेरे का मतलब है वहन करना, यानी ऐसे जीव जिनके शरीर में छिद्र होते हैं। पूरे शरीर में छिद्रों की उपस्थिति के कारण एक नली प्रणाली होती है जो पूरे शरीर में भोजन और ऑक्सीजन ले जाने के लिए पानी को प्रसारित करती है। फाइलम पोरीफेरा के जानवर एक समूह को छोड़कर स्थावर, तैराक तथा समुद्री होते हैं। उन्हें आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। ये गतिहीन जानवर हैं और किसी ठोस के सहारे जुड़े होते हैं। पोरीफेरा का शरीर कंकाल की एक कठोर परत से ढका होता है। कंकाल कैल्केरियस या सिलिकस स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर या दोनों से बना होता है। पोरीफेरा के शरीर की बनावट में ऊतकों का बहुत कम विभाजन होता है। वे बहुकोशिकीय द्विकोरिक और अरीय या असममित जानवर हैं। पोरीफेरा के सामान्य उदाहरण हैं यूप्लेक्टिया, साइकन, स्पॉन्जिला, क्लियोना, आस्केरेला और यूस्पोंजिया। उसी तरह सिलेंट्रेटा ग्रीक शब्द से लिया गया है, जहां कोइलस यानी खोखला, प्रवेशिका यानी आहार नाल। फाइलम सिलेंट्रेटा के जानवर जलीय होते हैं और हाइड्रा को छोड़कर ज्यादातर समुद्री होते हैं। उन्हें नाइडेरिया भी कहा जाता है। सिलेंट्रेटा बहुकोशिकीय, द्विकोरिक और अरीय सममित जानवर हैं। इनमें केंद्रीय जठर संवहनी कोशिका पाई जाती है जो पाचन में सहायता करती है। सिलेंट्रेटा में शारीरिक भित्ति 2 परतों से बनी होती है। पहला बाहरी एपिडर्मिस और दूसरा आंतरिक जठर संवहनी। अधिकांश जानवर औपनिवेशिक होते हैं, जबकि कुछ का जीवन एकांत होता है, जैसे हाइड्रा। कुछ उदाहरण हैं जैसे ओबेलिया, ऑरेलिया या जेलीफिश तथा
मेट्रिडियम। उसी तरह प्लेटीहेल्मिन्थेस ग्रीक शब्द से लिया गया है, जहाँ प्लेटस यानी चपटा, हेल्मस यानी कृमि। प्लेटीहेल्मिन्थेस पत्ती या फीता जैसा पृष्ठाधर चपटा शरीर होता है, इसलिए उन्हें चपटे कृमि के नाम से जाना जाता है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जंतु द्विपार्श्व सममित बहुकोशिकीय त्रिकोण की होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस में वास्तविक सीलोम या प्रगुही नहीं होती है। उनके पास एक खुला मुंह के साथ पाचन गुहिका होती है। प्लेटीहेल्मिन्थेस ज्यादातर परजीवी होते हैं और कुछ प्लेनेरिया की तरह मुक्त रहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस के कुछ उदाहरण हैं प्लेनेरिया, फैसियोला, पर्णकृमि, स्किटोसोमा और टीनिया। एनिमेलिया जगत भाग 2। जैसा आप जानते हैं, जटिल स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। चलिए अब जटिल स्थायी ऊतक के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। जाइलम में 2 प्रकार की संवाहक कोशिकाएं होती हैं, वाहिनिका और वाहिका तत्व। दोनों खोखले तथा निर्जीव होते हैं। वाहिका तत्व बड़े होते हैं। उनके अंत की दीवारों में छिद्रित सतह होते हैं, जो पानी तथा खनिज परिवहन के लिए व्यवस्थित होती है। वाहिनिका अपने पतले सिरों के कारण कम परिवहन करते हैं। पानी अंत की दीवारों तथा बगल की दीवारों के पार चला जाता है, क्योंकि वहां गड्ढे होते हैं, कोई दूसरी दीवार नहीं होती है। फ्लोएम सुक्रोज तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों का परिवहन करता है। फ्लोएम में संवाहक कोशिकाएं होती हैं। छलनी ट्यूब नलिकाएं व्यवस्थित होकर एक अविराम छलनी ट्यूब बनाती है। दोनों जटिल प्रकार के ऊतक हैं, क्योंकि वे 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। जाइलम का मुख्य कार्य जल तथा खनिज लवणों को जड़ से ऊपर की ओर परतों के विभिन्न भागों में ले जाना है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषक रूप से तैयार खाद्य पदार्थों को पत्तियों से भंडारण अंगों तक और बाद में भंडारण अंगों से पौधों के बढ़ते क्षेत्रों तक पहुंचाता है। उपसंघ कशेरुकी भाग 1। जैसा हमने पहले ही जान लिया है कि स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक तथा जटिल ऊतक। जटिल ऊतक 1 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ये सभी कोशिकाएं समन्वय के साथ एक सामान्य कार्य करती है। कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर जटिल स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम संवहनी पौधों का सहायक और जल संचालन ऊतक है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है वाहिनिका तथा वाहिका। फ्लोएम संवहनी ऊतक है जो पौधों का भोजन संचालन करती है, जिसमें चालनी नलिकाएं, रेशे, पैरेन्काइमा तथा स्क्लेरोटिस शामिल हैं, जिन्हें बास्ट भी कहते हैं। जीवों में विविधता। हमारे चारों ओर पौधों और जानवरों की एक विस्तृत विविधता है। पूरी पृथ्वी के चारों ओर जानवरों की 1 मिलियन से अधिक प्रजातियां हैं और पृथ्वी पर
पौधों की लगभग आधे मिलियन प्रजातियां हैं। हमारे पास बैक्टीरिया है जो सूक्ष्म है, और दूसरी ओर हमारे पास लगभग 30 मीटर की ब्लू व्हेल है, या लगभग 100 मीटर ऊंचाई वाले कैलिफोर्निया के लाल लकड़ी के पेड़ हैं। कीड़ों का जीवन काल कुछ दिनों का होता है, जबकि पेड़, विशेष रूप से चीड़ के पेड़, 1000 साल तक जीवित रहते हैं। ये अंतर एक प्रजाति के भीतर है, लेकिन एक जाति के भीतर कुछ समानताएं भी हैं, जैसे मनुष्य, चिंपैंजी, गोरिल्ला और बंदर सभी एक जैसे हैं। उसी तरह पौधों में खरबूजा, तरबूज, करेला, कद्दू, लौकी और खीरा इत्यादि में कई समानताएं हैं। लेकिन जब हम दो प्रजातियों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वे पूरी तरह से अलग हैं। पृथ्वी पर जीवित प्राणियों की विविधता लाखों वर्षों में धीरे धीरे विकसित हुई है। भिन्नता इतनी विविध है कि हम जीवन भर सभी प्रजातियों का एक एक करके अध्ययन कर सकते हैं। हम जीवों के बीच समानता का पता लगाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उन्हें विभिन्न वर्गों, समूहों, क्षेत्रों, प्रजातियों में रखकर अध्ययन कर सकें। इस समूह को वर्गीकरण भी कहते हैं।